दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास यूरोपियन यूनियन और कोरोना बॉन्ड से संबंधित होगी। सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि कोरोना बॉन्ड को लेकर यूरोपियन यूनियन की प्रासंगिकता पर क्यों प्रश्न लगाए जा रहे हैं। दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन का विकास किस तरह से हुआ, और तीसरे में हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन का संस्थागत पहलू क्या है। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना बॉन्ड को लेकर। यह कहा जा रहा है कि कोरोना बॉन्ड यूरोपियन यूनियन में एक तरह से विभाजन की स्थिति ले आएगा। तो आखिर कोरोना बॉन्ड है क्या, सबसे पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं। कोरोना बॉन्ड जो है वो यूरोपियन निवेश बैंक, जिसको हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं, यह बैंक 1958 में बनी और बाजार से पैसा लेकर यह यूरोपियन देशों की जो यूनियन के सदस्य हैं उनको सहायता देती है। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 540 बिलियन डॉलर का एक पैकेज तैयार किया है, जो कि अभी कोरोना पीड़ित यूरोप के लगभग सभी देशों को दिया जाएगा। एक तरह से बॉन्ड दिए जाएंगे। ये जो बॉन्ड होंगे ये म्यूचुअली बॉन्ड होंगे, यानी कि आप सभी पे उधारी होगी इनकी। ये 540 बिलियन डॉलर प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पर एक तरह से उधारी होगी। ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कई देशों में अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, स्पेन, इटली जो है आपके सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तो हेल्थ सर्विस या हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा पैसा खर्च करने के कारण जो उनकी परियोजनाएं थी वो परियोजनाएं सारी रुक सी गई है। तो इन परियोजनाओं को शुरू करने और हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा पैसा देने के लिए ये म्यूचुअल बॉन्ड जारी किए जाने की बात आई। तो ये म्यूचुअली बॉन्ड एक तरह से सभी देशों पर एक तरह से उधारी हो गई, ताकि वहाँ लंबित पड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जा सके और हेल्थ सर्विसेज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। अब ये जो कोरोना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया, यानी इन म्यूचुअली बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट आया, इसके समर्थन में 9 देश मुख्यतः खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित है, जिसमें आपके इटली, स्पेन, फ्रांस मुख्य है। और 4 ऐसे देश हैं जो इन बॉन्ड का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें म्यूचुअली बॉन्ड या सामूहिक उधारी नहीं चाहिए। उन फ्रूगल 4 के नाम से जाने जाने वाले ये 4 देश, जिनको मितव्ययी या फ्रूगल 4 कहते हैं, उनमें आपके सबसे पहले जर्मनी है, सबसे अग्रणी जो है इनका मुखिया, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है और फिनलैंड है। ये 4 देश कहते हैं कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम प्रत्येक देश का खुद का है, न कि सामूहिक काम है। ये जिम्मेदारी हर देश की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, और जब तक ये जिम्मेदारी प्रत्येक देश खुद पूरी नहीं करता है तो हमें इस तरह के बॉन्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। और जर्मनी की जो ये नीति है वो स्वार्जनल नीति के नाम से जानी जाती है, जिसको हम ब्लैक जीरो डेट पॉलिसी कहते हैं। यानी जर्मन लोगों का ये कहना है कि भाई हमें सामूहिक उधारी या ऐसी उधारी की जरूरत नहीं है, हम हमारी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में कुशल है और हमें इस तरह की उधारी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एक स्वार्जनल पॉलिसी लागू कर रखी है, जिसमें यह है कि उधार नहीं लेना है। बाकी नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड जो कि अभी कोरोना से सबसे कम पीड़ित है, तो वो भी जर्मनी के नेतृत्व में उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ये 4 देश विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन के अस्तित्व पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। पहला तो ये था कि भाई 9 देश तो समर्थक हो गए और 4 देश हो गए आपके विरोधी। जो जर्मन लोग हैं, कहा जाता है कि जब EMU बना, जिसको हम यूरोपियन मौद्रिक संघ कहते हैं, जिससे यूरो करेंसी जारी हुई, आपको ये भी ध्यान रखना कि जो यूरो करेंसी है उसकी मॉनिटरिंग का काम तो करती है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और ये जो बॉन्ड है ये आर्थिक सहायता का जो काम करती है उसका नाम है आपके यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। 2 चीजें हैं। तो जब EMU बना था तभी लोगों ने कहा था, विशेषकर जो आपके बेरिंग नाम के विद्वान थे, जिनकी अभी हाल ही में 2019 में मृत्यु हुई है, वो ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी आप सही साबित हो रही है। उन्होंने ये कहा था कि संसार में EMU जो है वो जर्मन लोगों को सबसे घृणित लोग साबित करेगा। और आज हम देख रहे हैं जब EU बॉन्ड की बात हो रही है और देशों में कोरोना का कितना संकट है, स्पेन और इटली में, और जब सहायता की बात आई तो सबसे पहला विरोधी जर्मनी ने किया। तो लगभग उनकी बात अब सही साबित हो रही है कि वास्तव में जर्मन लोग दुनिया के सबसे घृणित लोग साबित होने वाले हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो इतना कमज़ोर संगठन नहीं है। आप लोगों को ध्यान हो तो इसने 2008 और 9 की मंदी भी झेली,
ब्रेग्जिट का भी झटका झेला, फिर भी वो एकजुट है और अभी तक उनमें ऐसी विखंडन की कोई समस्या नहीं हुई। तो कोरोना बॉन्ड तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको लेकर अगर कोई ये कहे कि यूरोपियन यूनियन बिखर जाएगा, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, तो ये सारे मुद्दे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इनमें कोई लॉजिक या तर्क है। यूरोपियन यूनियन इस संकट से उबरने में भी सफल होगा। कैसे होगा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास कुछ विकल्प है, कुछ अल्टरनेट है कोरोना बॉन्ड के भी, जो हमने देखा जैसे 2012 में लग्जमबर्ग में बनाया गया था बेल आउट पैकेज देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। इसी तरह उनके पास दूसरा जो विकल्प है वो है यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। तीसरा जो इनके पास तरीका है वो है यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी। यानी वो इन 3 तरीकों से वित्तीय स्थिरता ला सकते हैं और पर्टिकुलर देश को उधारी दे सकते हैं जो इस संकट से जूझ रहा है। तो यानी कि उनके पास कई विकल्प है। जैसे जर्मन लोगों ने अभी $100 बिलियन की सहायता से एक कुर्जरबिट नाम का विकल्प पेश किया है, जिसमें यह है कि भाई हमें श्रमिकों को या जो भी कामगार लोग हैं उनको नौकरी से निकालना नहीं है, बल्कि उनको कम समय में काम लेना, यानी कम घंटे में काम लेके उनको वेतन देना ताकि वो अपनी स्थिति सही कर सके। तो विकल्पों की कहीं कोई कमी नहीं है। और सिर्फ ये कोई कहे कि कोरोना बॉन्ड जो है वो यूरोपियन यूनियन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, तो मुझे लगता है कि ये एक अतिशयोक्ति होगी जिसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो आपने देखा कि प्रासंगिकता का मुद्दा तो अब लगभग खत्म ही हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन कैसे अस्तित्व में आया। तो आप लोगों को ध्यान हो कि संयुक्त राष्ट्र का जो आपके चार्टर है उसके अनुच्छेद 52 और 54, 52, 53 और 54, 52, 53 और 54, इनमें एक व्यवस्था है क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण की, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं और ये यूएन के पूरक के रूप में भूमिका निभाएंगे। तो जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, आसियान हो, दक्षेज हो, ये सब आर्टिकल 52 से 54 के तहत ही आपके निर्मित हुए हैं। तो हम देखें कि इनका अस्तित्व क्षेत्रीय संगठनों का कैसे है, तो वो यूएन के चार्टर में ही निहित है। लेकिन ये यूरोप का जो कॉन्सेप्ट है, यूरोप एक होगा, यूरोपियन एकता, ये बात कहाँ से उठती है? तो हम देखते हैं कि 9वीं सदी में शार्लमां के समय से ये इस तरह का विचार उठा। फ्रैंको रोमन सम्राट शार्लमां ने यह सपन देखा कि यूरोप के लोग एकजुट होने चाहिए। इसी शार्लमां को फादर ऑफ यूरोप कहा जाता है। फिर ये जो आइडिया था कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक विचार, इसी ने एक यूरोप का नारा दिया और ये विचार फिर हवा में आपके फैलता रहा। इस विचार की खुशबू को आगे बढ़ाया नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय जो आपकी कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी उसकी, कि हम एक महाद्वीप के तहत है, और इंग्लैंड को जो अलग किया था उसने, उसके तहत उसने यूरोपियन एकजुटता पर जोर दिया था। लेकिन आप सभी जानते हो कि नेपोलियन अपने प्रयासों में ज़्यादा सफल नहीं हो सका और वियना कांग्रेस में 1815 में इन सारी स्थितियों पर पानी फेरा इस महान मेटरनिक ने। मेटरनिक कहता था कि ऑस्ट्रिया के हित ज़्यादा सर्वोपरि है न कि यूरोप के, और उस मेटरनिक ने जो भी नेपोलियन की व्यवस्थाएं थी वापस उसको छिन्न भिन्न कर दिया और यूरोप को कई भागों में विभाजित कर दिया। फिर इसके बाद हम पाते हैं कि बिस्मार्क आया और बिस्मार्क ने यूरोप के जो देशों की धज्जियां उड़ाई वो हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि वो 5 गेंदों से एक साथ खेलता था, 3 हमेशा हवा में रहती थी। और उस महान बिस्मार्क ने गुप्त संधियों का ऐसा जाल बिछाया कि पूरा यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में जा पड़ा। और प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी थी, उसकी अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सबके ताने बाना, मतलब सभी चीज़ों को नष्ट किया। फिर इसी प्रथम विश्व युद्ध का नतीजा आप इन 2 महारथियों के रूप में देखते हो, हिटलर और मुसोलिनी। और इन्होंने क्या किया? यूरोप की एकजुटता की जो भी चीज़ थी वो सारी इन्होंने ख़त्म कर दी और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ये लोग घसीट कर लेके गए। लेकिन यूरोपियन यूनियन का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो खुशबू थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो दबे ही स्वर में भले ही हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस में ब्रांड के शब्दों में गूंजती रही और उसने कहा यूनियन ऑफ यूरोप, कि यूरोप एक है। बाद में इसी विचार को
चर्चिल ने अपनी ज़बान पे लेके आए और उन्होंने दहाड़ लगाई कि हमें कम से कम यूरोपियन यूनियन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और इस विंस्टन चर्चिल ने यूरोपियन एकता का आंदोलन चलाया और यूरोपियन काउंसिल जो है वो आपके उन्हीं के प्रयासों से स्थापित हुई। फिर इटली ने भी वही बात दोहराई और उन्होंने कहा कि यूरोप मस्ट बी फेडरेट और पेरिश, यानी यूरोप को या तो एकजुट हो जाना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए। बाद में ये चीज़ें आगे बढ़ी। जीन मोनेंट ने और आपके एडेनॉर ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया और इस यूरोपियन यूनियन को एक असली जो चेहरा है वो इन दो महारथियों ने दिया, जिनमें मोनेंट और एडेनॉर प्रमुख थे। तो अब बात करते हैं, हम यहाँ तक पहुँचे कि चार्लमा के युग से 9वीं सदी में जो एक विचार हवा में तैरता हुआ प्रपुष्टित हुआ, उस विचार को कैसे आगे से आगे बढ़ाते हुए जीन मोनेंट और एडेनॉर ने उसको वास्तविक स्थिति में लेकर आए। फिर हम देखते हैं कि फिर ऐसी क्या बातें थी कि यूरोपियन यूनियन की बातें ज़्यादा जोर पकड़ने लगी, विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो इसके कई कारण थे। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आप सभी जानते हो धराशायी हो चुकी थी। यूरोप के देश आर्थिक दिवालिये की कगार पर थे और अब उन्हें अमेरिका से मार्शल प्लान और इसके तहत सहायताएं मिलनी शुरू हुई। तो ये यूरोप के स्वाभिमान को एक तरह से चोट पहुंची। यूरोप के लोगों को लगा कि अब हमें एकजुट होना है ताकि हम इस आर्थिक कमजोरी से उबर सके और अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम कर सके। एक भय ये था। दूसरा था साम्यवाद का बढ़ता हुआ भय, और यूरोप के देश चाहते थे कि साम्यवाद से बचना है तो हमें एकजुट होकर हमारा आर्थिक विकास करना है। तो दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण बातें थी कि एक तो आर्थिक संकट, अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभुत्व और उसके चंगुल से निकलना, और साम्यवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटना। इन्हीं का परिणाम था कि यूरोप के देशों ने अपनी एकजुटता के प्रयास किए। और वो एकजुटता कैसे अस्तित्व में आई, अब हम उसको एक संस्थागत रूप से देखना शुरू करेंगे। संस्थागत पहलुओं की हम बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि 1944 में बेनलेक्स की स्थापना हुई, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग थे। ये जो 3 देश थे, इन्होंने एक तरह से मुक्त व्यापार की बात सबसे पहले कही। तो बेनलेक्स 48 में अस्तित्व में भी आया। ये जो सिग्नेचर हुआ था तो अस्तित्व में 48 में जाकर आपके आया। लेकिन जो असली प्रयास जो थे यूरोपियन यूनियन की स्थापना की दिशा में, तो वो हम मानते हैं शूमेन योजना। शूमेन योजना के तहत 18 अप्रैल 1951 को 9 देशों ने यूरोपियन स्टील व कोयला कम्युनिटी जो थी उसका निर्माण पर हस्ताक्षर किए, और बाद में अगले साल ये अस्तित्व में भी आ गई। इसमें यह था कि स्टील और कोयला का जो व्यापार है वो बिल्कुल निर्बाध चलना चाहिए, उस पर कोई प्रकार के टैरिफ या बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा जो यूरोपियन यूनियन की दिशा में, स्थापना की दिशा में जो पहला संगठनात्मक जो प्रयास है वो आपके यह माना जाता है। फिर आपके 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हुई। ट्रीटी ऑफ रोम में 3 चीज़ों की स्थापना की बात कही गई मुख्यतः। एक तो थी यूरोपियन निवेश बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, 58 में स्थापित हुई आपके, और मैंने बताया कि बॉन्ड वगैरह जारी करती है वो। दूसरी जो संस्था थी इसमें बनाई गई थी वो थी यूरो एटम, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, और ये भी 58 में अस्तित्व में आई। इसमें यह था कि यूरोप के देश नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य यानी बिजली उत्पादन वगैरह के लिए कर सकते हैं। तीसरी जो संस्था थी वो थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो 58 में अस्तित्व में आई। इसमें भी यह था कि यूरोप के देश कुछ पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उन पर वो आपके बिना टैरिफ्स के, बैरियर्स के व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके 58 में अस्तित्व में आई। इसके बाद ब्रिटेन ने इनका सदस्य बनने की कोशिश की, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, लेकिन जो जनरल डी गोल थे फ्रांस के, उन्होंने विरोध किया और वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन की भागीदारी यहाँ रहे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस हम देखते हैं कि पहले पुराने प्रतिद्वंदी रहे थे और डी गोल जो तानाशाह थे और उनको ब्रिटेन की भागीदारी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जब तक डी गोल नहीं हटे तब तक ब्रिटेन इसकी सदस्यता नहीं ले सका। बाद में ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता ली।
इसके बाद हम पहुंचते 1985 में, तो शेंज़ेन एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पहली बार यूरोप के देशों ने यह तय किया कि यूरोप के लोग एक से देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, यानी उनके आवागमन को बिल्कुल निर्बाध बनाने की बात जो थी वो आपके सबसे पहले शेंज़ेन एग्रीमेंट में लाई गई। इसके बाद डिलारिस कमीशन गठित हुआ और डिलारिस कमीशन की सिफारिशों पर 1992 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, जिसको आप सभी जानते हैं, वो थी मैस्ट्रिच संधि। और मैस्ट्रिच जो संधि थी आपके, वो यूरोपियन यूनियन जो आज का जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो माना जाता है मैस्ट्रिच संधि को। 12 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1993 में ये मैस्ट्रिच संधि जो है वो लागू हुई। इस संधि में पहली बार यूरोपियन यूनियन के गठन की बात हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो EMU यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, जो आगे चलकर आपके यूरो मुद्रा का आधार बना, उसका निर्णय लिया गया। क्रिमिनल और जितने भी मामले थे उनको एक तहत न्यायालय के तहत लाने की बात कही गई। यूरोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कमीशन की भी बातें इसमें कही गई। तो इस तरह से एक पूरा ढांचा यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो था वो आपके मैस्ट्रिच संधि के तहत अस्तित्व में लाया गया। फिर ये मुद्दा उठा कि अब नए सदस्य कौन देश होंगे या कौन से लोग होंगे या कौन से राष्ट्र होंगे जो यूरोपियन यूनियन के नए सदस्य बनेंगे। तो आपके अगले ही साल 93 में कोपेनहेगन क्राइटेरिया तय किया गया। कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे कोपेनहेगन क्राइटेरिया ये था कि इसमें 3 क्राइटेरिया बताए गए जो सदस्यता के लिए अनिवार्य थे। पहला क्राइटेरिया था ज्योग्राफिकल, दूसरा था आपके इकोनॉमिकल और तीसरा था पॉलिटिकल। ज्योग्राफिकल में ये था कि कोई भी देश अगर यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम यूरोप कॉन्टिनेंट का वो देश होना चाहिए। जैसे टर्की है, वो सदस्य बनने के लिए काफ़ी समय से प्रयास करा, लेकिन उसको एशिया में भी उसका कुछ भाग है, इसलिए उसकी सदस्यता नहीं दी जा रही है। ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया के आधार पर भी उसको रोका जा रहा है। पॉलिटिकल क्राइटेरिया में आपकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, आप उनका रेस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, ये राजनीतिक क्राइटेरिया है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मतलब आपके मार्केट इकोनॉमी आपने अडॉप्ट की हो, बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी आपकी सरकार होनी चाहिए। तो इस तरह से इन 3 क्राइटेरियो को हम बोलते हैं कोपेनहेगन क्राइटेरिया। इसके बाद फिर ये प्रोसेस आपके आगे चलना शुरू होता है। 1997 में एम्स्टर्डम ट्रीटी भी इसी का ही एक पड़ाव था अगला, और उसी का नतीजा हुआ 1999 में जब EMU जो था वो अस्तित्व में आया, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, जिसकी घोषणा आपके 92 में हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से उसने कार्य करना शुरू किया और यूरो जो करेंसी थी उसकी पहली बार बात 1999 में हुई, आपके 1999 में हुई। ये जो यूरो करेंसी थी फिजिकल फॉर्मेट में तो बाद में आई, लेकिन नॉन फिजिकल फॉर्मेट में ये 99 में ही अस्तित्व में आ गई। आपके फिजिकल फॉर्मेट जिसको हम यूरो करेंसी कहते हैं, जो आपके कॉइन्स है या कागज नोट्स है, इसमें ये आपके 1 जनवरी 2002 को अस्तित्व में आई। तो यूरो करेंसी जो थी वो आपके सबसे पहले 1999 में अस्तित्व में आई। लगभग 12 देशों ने इस करेंसी को एडॉप्ट किया। आपके 19 देश वर्तमान में यूरो करेंसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। टोटल 27 देश है यूरोपियन यूनियन में। 31 जनवरी को ब्रेग्जिट हुआ, उसके बाद 27 बचे, पहले आपके 28 देश थे। तो यूरो जो करेंसी थी आपके पहले 12 देशों ने अडॉप्ट की, फिर 15 हो गए, फिर आपके 19 देश हो गए। तो ये जो करेंसी थी EMU का कौन देश सदस्य बन सकता है या इस करेंसी को कौन सा देश अडॉप्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया तय किया गया। पहला ये था कि उस देश का राजकोषीय घाटा 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके जो टोटल आपका फिस्कल आपका मैनेजमेंट है उसमें उस देश पर 60% से ज़्यादा उधारी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तय की गई कि भाई ये क्राइटेरिया है, वही आपके यूरो जोन का सदस्य बन सकता है या EMU के तहत यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर सकता है। इस यूरो मुद्रा की सारा मॉनिटरिंग का जो काम है वो आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि 99 में महत्वपूर्ण
मामला जो है वो है यूरो करेंसी का। नॉन फिजिकल फॉर्मेट में ये 99 में अस्तित्व में आई और फिजिकल फॉर्मेट में ये आ गई 1 जनवरी 2002 को। 12 देशों ने इसको मुद्रा को सबसे पहले अपनाया। वर्तमान में 19 देश इस मुद्रा को अपनाए हुए हैं। ब्रिटेन जो है वो कभी इसका सदस्य नहीं बना, यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन उन्होंने अपना पौंड नहीं छोड़ा, क्योंकि कई देशों की ये भी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी करेंसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, और कई देश जो थे वो फिस्कल डेफिसिट वाले क्राइटेरिया में नहीं आए या कर्जदार थे, इस वजह से भी वो यूरोपियन करेंसी या यूरोजोन के सदस्य नहीं बन सके। फिर इसके बाद जो है नीस ट्रीटी हुई, उसमें 10 नए देशों को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया गया। 2004 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो थी यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी एक नया संविधान बनाने की बात हुई, लेकिन फ्रांस में विशेष तौर से इस संविधान का विरोध हुआ, जिसकी वजह से यह संविधान लागू नहीं हो सका। तब फिर 2007 में लिस्बन ट्रीटी हुई, ताकि इस संविधान लागू करने के इश्यूज पे या कोई चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी जिनको वो लागू करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वो संविधान लागू नहीं हो सका। तब फिर लिस्बन ट्रीटी जो कि 2009 में लागू हुई और 2007 में हस्ताक्षरित हुई, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसको आज भी हम यूरोपियन यूनियन में देखते हैं। पहला यह था कि जो यूरोपियन कमीशन है उसका जो कमिश्नर है, प्रेसिडेंट जो है मेन, उसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का किया गया। तो पहला तो ये हुआ कि यूरोपियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट पद उसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा। फिर एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की बात भी इसमें की गई, जिसको हाई रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये इस तरह के नीतिगत निर्णय इसमें लिए गए। मूल अधिकारों की सूची जारी की गई लिस्बन ट्रीटी में, और कुछ नए देशों की सदस्यता की भी बात की गई। तो लिस्बन ट्रीटी को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर हम देखते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाद में मैंने बताया कि 8 की मंदी आई, ग्रीस वाला बेल आउट पैकेज, इस तरह के संकट, और 31 जनवरी 2019 को जो है 2020 को जो है वो ब्रेग्जिट का होना, ये सारी चीज़ें भी यूरोपियन यूनियन में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें ये इस तरह के कौन कौन से घटक है या उसके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। तो एक तो है आपका यूरोपियन कमीशन, जिसको EC कहते हैं हम, उसके सभी देशों के सदस्य होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट कहलाता है, और वो प्रेसिडेंट जो होता है उसका कार्यकाल आपके 2.5 वर्ष का होता है। नए जो प्रेसिडेंट है आपके, हम उनकी बात करेंगे, उर्सुला वॉन जो है अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आपके दूसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आपके यूरोप के जितने भी देश सदस्य है यूरोपियन यूनियन के, उनके सभी के हेड जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं और वो नीतिगत निर्णय लेते हैं। फिर होती है यूरोप की संसद, पार्लियामेंट, जो कुछ विधि और कानून के बारे में निर्णय करती है। और ये जो पार्लियामेंट है इसमें अब वर्तमान में ब्रेग्जिट के बाद 705 जो सदस्य है वो आपके बचे हैं। जनसंख्या के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर एक यूरोपियन कोर्ट है जो ये तय करता है, जो भी लीगल एस्पेक्ट है उनको एक्सप्लेन करने का काम आपके कोर्ट करता है। ECB मैंने बताई, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि यूरोपियन करेंसी यूरो है उसकी मॉनिटरिंग का काम करती है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बाजार से उधारी लेके और बॉन्ड वगैरह या वित्तीय सहायता देती है। बाकी जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म थे वो मैंने आप लोगों को बताए। तो इस तरह से ये एक पूरा ढांचा है यूरोपियन यूनियन का। 24 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। 2012 में से नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है आपके। और वर्तमान में बेरेल जो है वो आपके फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के हेड है। तो ये नए बदलाव हुए जो अभी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कोरोना बॉन्ड। कोरोना बॉन्ड के कारण जो प्रासंगिकता के मुद्दे थे उस पर हमने डिस्कशन किया। कुछ पॉलिसीज की बात की मैंने, स्वाज नल वगैरह है, आपके कुर्जर बिट है। फिर उसके बाद हमने यूरोपियन एकता की बात कहाँ से शुरू हुई वो हमने पढ़ा, शार्लमां के युग से लेकर और जीन मोनेट और एडनोर तक। फिर तीसरे में हमने पढ़ा कि बेनलेक्स जो था वो प्रयास था, लेकिन पहला जो वास्तविक प्रयास था वो था आपके स्टील एंड कोल कम्युनिटी, वहाँ से लेकर और लास्ट में लिस्बन ट्रीटी तक की महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने यूरो
जोन यूरोपियन यूनियन की करेंसी, EMU इसके बारे में पढ़ा, और फिर उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल आपके कंपोनेंट है वो हमने देखे, जिसमें यूरोपियन कमीशन हो गया आपका, यूरोपियन संसद हो गई आपके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई आपके, न्यायालय हो गया आपके, EIC हो गई, और आपके सेंट्रल बैंक हो गई आपके, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB और सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से हम इस पूरे यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। आज भी अगर मुद्दा आता है कि क्या यूरोपियन यूनियन प्रासंगिक है, तो प्रासंगिकता हमें देखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन अगर हम देखें आर्थिक के हिसाब से, इकोनॉमिक मामलों के हिसाब से, तो वो यूरोपियन यूनियन है। दुनिया में हर देश का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक पार्टनर है आज ट्रेड के हिसाब से, तो वो यूरोपियन यूनियन है आपके। फिर हम देखें कि यूरोपियन यूनियन आतंकवाद से लड़ने में भी सफल रहा है, लेबर जैसे इश्यूज को सुलझाने में भी सफल रहा है, मानवाधिकारों की सुरक्षा में भी सफल रहा है। तो इस तरह से हम यूरोपियन यूनियन को खारिज नहीं कर सकते, नहीं यह कह सकते कि यह अप्रासंगिक है। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक, सबसे ज़्यादा GDP, या अपन जिसके पास कहे सबसे ज़्यादा मुद्रा, यानी सबसे समृद्ध जो ब्लॉक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आज, तो वो आपका यूरोपियन यूनियन है। और इसके तर्ज पर बाकी देश भी चाहते हैं कि वो भी कॉमन करेंसी अडॉप्ट करें, या इसी तरह की एक आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन यूनियन अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना यूरोपियन यूनियन को बनाने के समय जितनी ज़रूरतें थी या जितनी प्रासंगिकता उसकी महसूस की जा रही थी। तो भविष्य हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोप है, जो इतने बड़े बड़े युद्धों को झेलने के बाद भी आज टिका हुआ है, तो वो ऐसे कोरोना बॉन्ड जैसे या कोरोना जैसे संकट से उबरने में सफल होगा। धन्यवाद।